इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दे रहा हूँ आपके बीच में ही हमारे डॉक्टर सरवर साहब जो प्रदेश महासचिव साहब हैं एसडीपीआई पार्टी से, वो आए और स्टेज पर तशरीफ रखें। इन्हीं के साथ साथ मैं दावत दे रहा हूँ हाफिज इमरान साहब को कि वो आए और अपने प्रदेश महासचिव साहब का स्वागत करें। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे ज़िले के ज़िला शामली के एसडीपीआई पार्टी से ज़िला अध्यक्ष हैं वो आए और स्टेज पर तशरीफ़ रखें। अब इनके साथ साथ मैं दावत दे रहा हूं कि इनके स्वागत के लिए शाहरुख पहलवान साहब आए और इनका स्वागत करें। मैं आप लोगों का जो हमारे दूर दराज से मेहमान भी आए हुए हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और स्टेज पर सभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही लंबा सफ़र तय करके हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मुईद हाशमी साहब और इन्हीं के साथ ही प्रदेश महासचिव डॉक्टर सरवर साहब और हमारे बहुत ही मेहनती जिला अध्यक्ष इसरार खान साहब और हमारे एसडीपीआई पार्टी के लोकसभा कैराना से प्रत्याशी मौलाना जाहिद हसन साहब, इन सभी का मैं अपने इस गांव भूरा में इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और जिन साथियों ने इस प्रोग्राम को यहां तक लाने के लिए हिम्मत की है उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और हम अब जो हमारे मेहमान आए हैं इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इंशाअल्लाह जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब मैं इन्हीं के साथ साथ जो है इसरार खान साहब जो हमारे ज़िला शामली के अध्यक्ष हैं उनसे दावत देना चाहता हूं कि वो आए और अपने विचारों का इजहार ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ तो पूरी आ रही है सबको? ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि राख के नीचे चिंगारी रख, राख के नीचे चिंगारी रख, मगर कुछ तो पर्दादारी रख, है अमन ज़रूरी मगर जंग की भी तैयारी रख। तो दोस्तों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, आप लोग इससे बखूबी जानते हैं इसको कि एसडीपीआई पार्टी है क्या और एसडीपीआई पार्टी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम एसडीपीआई पार्टी से क्यों जुड़े। दोस्तों, पार्टियां तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत हैं, 3000 प्लस पार्टियां हैं गालिबन। कुछ ही पार्टियां ऐसी जिनको हम जानते हैं, लेकिन सभी पार्टियां कोई खानदान की पार्टी, कोई बिरादरी की पार्टी, और एसडीपीआई पार्टी आप सबकी पार्टी है। इसका कोई एक मालिक नहीं है, सबकी पार्टी है। और एसडीपीआई पार्टी
अगर कहीं भी कोई भी जुल्म किसी पे हो रहा तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सबके साथ खड़ी है एसडीपीआई पार्टी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो पार्टियों में हमारा हाल है उस पर हम थोड़ी सी तवज्जो करें, गौर करें। अभी समाजवादी, बहुजन समाज, आरएलडी, कांग्रेस और हमारा हाल, इन पार्टियों को जहन में रखते हुए अपना हाल भी देखें हमारा क्या है। आज हमारी पार्टियों में क्या जरूरत रह गई पार्टी वालों को, सिर्फ इतनी है कि सिर्फ और सिर्फ हमें वोट बैंक समझ रखा है इन लोगों ने कि वोट की मशीन है मुसलमान। लेकिन किसी भी स्टेज पे नहीं मिलेगा मुसलमान, सिर्फ वोट डालने की लाइन में मिलेगा। वो एक देसी भाषा में है कि जैसा आलू होता है ना, आलू कहीं भी इस्तेमाल कर लो, सब जगह इस्तेमाल हो जाओ, ऐसे ही हम हो रहे कि हमें कहीं भी इस्तेमाल कर लो, हर जगह बटे हुए हैं लोग। यानी सभी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, जाट हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। लेकिन एसडीपीआई पार्टी आप सबकी हिंदू मुस्लिमों की पार्टी है, वो खानदानों की पार्टियां हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि इन पार्टियों का साथ और हमारा कहां तक है। मैंने बताया कि वोट तक हमारा साथ है, वरना देखो आज हाल क्या है, हमारे आजम खान का हाल क्या है आप जानते होंगे, कैसी कैसी परेशानियों से गुजरा। कभी अखिलेश ने आवाज उठाई इसकी, बताओ भाई, आवाज उठाई कभी अखिलेश ने? हमारा नाहिद भाई जेल में रहा, कभी आवाज उठाई? तबस्सुम जी में गुंडा है, कभी आवाज उठाई? तो कैसे लीडर है ये हमारे कि हमारी आवाज भी नहीं उठा सकते? हमें किस चीज की जरूरत है, क्या हमें चाहिए वो आवाज ये पार्लियामेंट में सदन में नहीं उठा सकते, तो क्या जरूरत है हमें ऐसे लोगों की? अभी हम बात करेंगे आरएलडी के नेता की। आरएलडी का नाम आया तो एकदम याद आ जाएगा कि कौन इसका नेता है। पहले इसके नेता चरण सिंह जी, फिर अजीत सिंह जी, अब कौन है? जैन सिंह जी। और जैन सिंह जी कहाँ चले गए वो आपको मालूम होगा, पता है भाई आप सबको? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये हमारा सौदा करके जा रहे हैं, सीधे सीधे बीजेपी में जा रहे हैं ये लोग। अशरफ अली खान कहाँ है, आलम खान कहाँ है, गुले मोहम्मद कहाँ है? यानी इतने जोर लगाने के बाद में हमने इन लोगों को जिताया। अब आवाज सही हुई, इतनी यानी परसेंटेज के साथ 80-90% लोगों ने, मुसलमानों ने जोर लगा के इन लोगों को जिता के विधानसभा में भेजा। और इन लोगों ने क्या करा, हमारा ही सौदा कर दिया, हमें भी बेच दिया। इसको बेचना ही कहूंगा मैं तो दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा में वोट जाके इन्होंने उधर दे दिया तो सबको उनकी झोले में डाल दिया। और अखिलेश पे क्या भरोसा करेंगे हम दोस्तों? अगर अखिलेश भी चला गया उधर क्या करेंगे बताओ? इकरा हमारी है, नाहिद हमारा, आप लोग भी उनसे जुड़े हुए और हम भी जुड़े हुए थे आज तक। पर जरूरत क्यों पड़ी पार्टी की कि हमारी आवाज किसी ने नहीं उठाई? अभी मैं बात कर रहा था आजम की, नाहिद की, जेल में जाने की। बताओ एक बार भी अखिलेश यादव कभी रोड पे आया हो, कोई प्रोटेस्ट करा हो? बताओ आप भी। ये भाषण नहीं है, आप लोगों से मशवरा भी है, बात भी है। आया कभी कोई रोड पे? क्यों भाई आया तो नहीं? क्यों आएंगे ये लोग? क्योंकि इनको बगैर मेहनत करे बीजेपी से डरा कर हमारे से वोट लेना आता है और वो ये ले लेते हैं। ये है मदारी, इनको वोट लेना आता है, ये ले लेते हैं। तो दोस्तों हमें समझना हमारा वोट क्या है। अब मैं अपनी थोड़ी सी बात करके और फिर अपनी जगह लूंगा। मैं आपको वोट बता दूं असल वोट है क्या। वोट एक अधिकार है, हमारा हक है, और वोट एक फैसला करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री कोई भी हो, जितना उसका वोट एक कीमत रखता है इतना ही हमारा वोट कीमत रखता है। लेकिन हम अपने वोट की कीमत को समझते नहीं। हमने एक आदमी को देखा किराने में, मैंने उसे कहा भाई यहाँ वोट देना, जी दे दिया चेयरमैन ने। मैं फिर आया विधायकी का, मगर अब यहाँ देना। अब क्यों पूछने लगा अब क्या कहाँ देना, मगर भाई अब यहाँ देना। तो बाज लोगों को कीमत का ही नहीं पता वोट की कि वोट है क्या। बहुत से कहने से दे दिया, कोई बिरादरवाद में दे दिया, किसी ने लिहाज में दे दिया। दोस्तों वोट की हमारे से पूछ भी होगी कि कहाँ दिया था वोट, वोट की पूछ होगी हमारे से कि आपने वोट कहाँ दिया था। अगर हमारा वोट लेके कोई आदमी गलत काम करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, वो गुनाह हमारे भी खाते में आएगा। और कोई अच्छा काम करेगा वोट लेके तो उसकी नेकियां भी हमारे हिस्से में आएगी। तो दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एसडीपीआई की जरूरत या इसके कैडरों की कहीं भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और रहा सरकार का मामला,
सरकार बीजेपी की हो, उससे बड़ी बीजेपी आ जाए। एसडीपीआई का कैडर कभी ना डरा ना डरेगा, इंशाल्लाह बीच में रह के काम करेगा आप लोगों के इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, हमारे जिला अध्यक्ष एसडीपीआई के बारे में और एसडीपीआई के काम के बारे में बता रहे थे। अभी मैं आपसे बता दूं, इंडिया गवर्नमेंट ने 22 मार्च में सीएए लागू किया। आपके मुल्क के अंदर जितनी सारी पार्टियां हैं, सीएए के अपोज में कोई अभी तक नहीं आई। और आपकी पार्टी इतनी ताकत रखती है कि 12 मार्च में तरावी की नमाज के बाद पूरे मुल्क को हिला के रख रखा है। तो ये ताकत और ये वजूद ये आप ही लोगों से इस पार्टी का है, नहीं तो हम भी आप जैसे ही तो इंशाल्लाह कामयाब करेंगे पार्टी को। भाई हमारे लिए कौन अच्छा है, इसका चुनाव हमें खुद करना है। अभी मैं बहुत दूर से आए हमारे मुईद हाशमी साहब, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको दावत देता हूं कि वे अपने कीमती ख्यालात से इस पब्लिक को थोड़ा रूबरू कराए और पार्टी के बारे में बताए। अस्सलाम वालेकुम। अभी शामली जिला अध्यक्ष इसरार भाई पार्टी के बारे में कुछ बता रहे थे और आपके कैराना विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष इसरार साहब, उनका भी इसरार नाम है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी शायद नाम इसरार है। दोनों इसरार नाम के लोग जोशीले हैं। शायद ना कहो जी सर। अच्छा है, कंफर्म कंफर्म है। तो वो बता रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों के साथ शायद मुसलसल कई सालों से साना बसाना इस गांव के लिए और तमाम लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर सरवर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। और हमारे बीच मौलाना जाहिद हसन साहब, जो कि पार्लियामेंट कैराना लोकसभा 2 नंबर के कैराना और सहारनपुर कहलाता है, उसके प्रत्याशी हैं। लेकिन मसला यह है कि ये तमाम इस तरीके से मजमे जब वक्त आता है इकट्ठे हो जाया करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट हमें समझ में नहीं आया। आज तक यूं समझ में नहीं आया कि जब आप लोगों को कोई भी चीज बताने का वक्त आया तो उस टाइम आपने सुना, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आता है तब आप लोगों को एक खौफ मसल्लत हो जाता है कि यार भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, अब तो हमें दूसरे को वोट करना है। और सन 1992 से इस हिंदुस्तान का 20% वाहिद मुसलमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोक रहा है। और सेकुलर पार्टियों का जो चोला पहने हुए हैं, चाहे वो लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर अपने आप में अपना वोट तो ट्रांसफर किया। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को 1992 से बराबर रोक रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी इक्तिदार में कैसे आ गई, ये एक सवाल है। ये सेकुलर पार्टियां आपसे भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखाकर आपसे वोट तो लेती हैं, लेकिन जिसको रोकने का आप काम करते हो वही सेकुलर लीडर आपके वोट से उनको बढ़ाने का काम करते हैं। और आप उनको रोकते रोकते यहां तक आ गए कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज पोजीशन ये आ गई है कि हिंदुस्तान का खाली मुसलमान ही नहीं, वो गरीब वंचित शोषित समाज का आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा।
उसकी वजह यह है कि इस देश के अंदर जो सियासत चल रही है वो इस मुल्क को तरक्की के लिए नहीं, खाली मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर की सियासत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ इसके अलावा न तो शिक्षा की बात है, न रोजगार की बात है, न उन गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज के उत्थान की बात है। और यहां पे अब तक का मैंने देखा है, जो 1952 से पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, इस कैराना और डिस्ट्रिक्ट शामली के लोग सिर्फ हरियाणा, पानीपत, दिल्ली पलायन कर रहे हैं। यहां के लीडरों ने आज तक उस आवाम के लिए नहीं सोचा कि यहां कम से कम कोई इंडस्ट्री एरिया आता तो यहां के लोग यहां मजदूरी करते, बाहर न उनके परिवार पलते। एजुकेशन को मैं देख रहा हूं, न कोई डिग्री कॉलेज इतने बड़े, न कोई यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने जिन जिनको वोट दिया, क्या उस वोट के बदले में उन्होंने कुछ आपके क्षेत्र में किया? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। और एसडीपीआई अभी जो है कोई पार्लियामेंट में इनका ना तो कैंडिडेट है ना असेंबली में कैंडिडेट है, लेकिन ये गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज के लिए हमेशा जब से पार्टी बनी है 2009 से सड़कों पे आंदोलन करती आई और करती रहेगी। ये कभी इसका कैडर न डरा है न झुका है। और रहा यहां कुछ लोग एक माहौल बना देते हैं कि भाई एसडीपीआई वालों के खिलाफ फिर शासन पड़ा रहता है। हमें उसका डर नहीं, क्योंकि जब आप हक के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है नाहक ताकतें आपको रोकने का काम करेंगे। और वो ही हो रहा है। जब आप हक के लिए आवाज उठाएंगे तो ये परेशानियां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन ये सोच लेना चाहिए कि आप उस कौम में पैदा है, उस जगह पैदा है, इस्लाम के मानने वाले हैं, कि आपको डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने आपको सिर्फ पैदा इसलिए किया है कि दुनिया में जाओ और इंसाफ का निजाम कायम करो। क्यों? कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए काम करें। इस दुनिया की वाहिद तमाम मजलूम वंचित शोषित समाज कौमें आपको देख रही हैं कि आप इंसाफ करते हैं और आप उन हक के लिए लड़ते हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, क्योंकि और यही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मकसद है। ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये भी दिमाग में रहना चाहिए। ये सेकुलर पार्टी है और सभी गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज की पार्टी है। और इसका कैडर हक की लड़ाई के लिए हमेशा सड़कों पे रहा है और रहेगा। एसडीपीआई तो हम ये चाहते हैं एसडीपीआई मुहीद हाशमी। कि आप लोग यहाँ जो लोग भी हैं, अभी तमाम इलेक्शन में बहुत माहौल बनेगा और माहौल बनने के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कैंडिडेट बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति नहीं है भाई, ये भी सुन लीजिए। बहुत से लोग आपको लग्जरी गाड़ियों में घुमाएंगे, बड़े बड़े भंडारे चलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 15 दिन, क्योंकि 19 तारीख के यहां वोटिंग होना है, 19 अप्रैल को। और अब तो हो सकता है कुछ दिन के बाद रोजा अफ्तार पार्टी शुरू हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी के काफी है। अफ्तार पार्टी दे दी जाएगी, उसके बदले जो शहादत, जो सही तरीके का वोट है वो ले लिया जाएगा। तो इसलिए हमें ये सोच के समझ के वोट करना है कि इस मुल्क में इंसाफ कायम हो, ये मुल्क तरक्की करे। और रहा सवाल ये, जैसा कि अभी बताया कि सीए का मामला आया, तो कल भी हम विरोध करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। रहा जेल जाने का मतलब, हम कल भी जेल गए थे हक के लिए, आज भी जेल गए थे हक के लिए, और अगर जाना पड़ा तो फिर भी हम तैयार हैं। लेकिन झूठ तरक्की नहीं कर सकता। सच्चाई परेशान तो हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। इसलिए एसडीपीआई का कार्यकर्ता, एसडीपीआई के लीडर
कुछ दिन की परेशानी तो झेल सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हार नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की मदद इंशाल्लाह आएगी। और हम लोग हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग मौलाना जाहिद को इस क्षेत्र के विकास के लिए, और लोग ये भी कहेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन यूं ही नहीं लड़ रहे, हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो वोट, सपोर्ट और नोट मौलाना जाहिद साहब को दीजिए, तो इंशाल्लाह 19 तारीख को आप लोग 19 अप्रैल को बस पहला काम ये कर लीजिए कि वोट देने का काम कर लीजिए मौलाना जाहिद को। इंशाल्लाह तरक्की अपने आप इस क्षेत्र में बढ़ने लगेगी। और एसडीपीआई का कैंडिडेट हारे या जीते, कल भी आपके साथ था, इंशाल्लाह मरते दम तक हमेशा साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज। अब इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब को, जो एसडीपीआई के प्रत्याशी हैं, उनको दावत देता हूं कि वो आए और अपने तराना कलाम से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मेरे भाइयों, आप हजरात इस वक्त में रोज़े की हालत में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इससे आपके जोश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग आज अपनी बैठकों में जो है आराम कर रहे हैं, मगर एसडीपीआई के लोग आज भी मैदानों में काम कर रहे हैं। एसडीपीआई के लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह वो जोश है कि जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इस वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन का दौर चल रहा है और हमारे इस क्षेत्र में आने वाली 19 तारीख में जो है वोट भी डाले जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात के सामने इस वक्त की मौजूदा जो हालात हैं उनसे आपको रूबरू करा देना चाहता हूं कि हमारे खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, उन हालात को लेकर के इस वक्त में सभी लोग बहुत परेशान हैं। अब से पहले पूरे मुल्क में हमारे लोगों ने सबसे पहला विश्वास कांग्रेस पार्टी पर किया था, मगर कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद में अखिलेश जी आए। अखिलेश जी ने आपको और हमें क्या दिया है? हमारे इलाके की सबसे मशहूर एक शख्सियत हुई है चौधरी मुनव्वर हसन साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैं समझता हूं कि उससे बढ़कर और ज्यादा जुर्रतमंद और कामयाब लीडर कौन हो सकता है, मगर उस लीडर को भी समाजवादी की तरफ से कभी भी कोई मंत्री पद का ओहदा कभी नहीं मैसर हुआ। कभी आप ये सोच रहे हैं कि समाजवादी बहुत अच्छी पार्टी है, देखें आप तारीख उठाकर देखें कि मुनव्वर को कभी किसी मंत्री पद में बिठाया गया नहीं। इनके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त में मौजूदा हालात क्या है मेरे भाइयों? सारे मुल्क में खास तौर से एक समाज को, और वह है मुसलमान। बीजेपी ने एक काम किया है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को डराने का, धमकाने का, खौफजदा करने का काम किया है। दूसरी तरफ ये पार्टियां हैं, ये भी वही काम कर रही, ये भी आपको बीजेपी से डरा रही हैं। मतलब ये है या तो मुसलमान जाए इधर या फिर जाए इधर। मुसलमान अपना कोई भी प्लेटफार्म बनाकर उस पर काम न कर सके, ये काम इन पार्टियों का आज तक चलता रहा है। हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं मेरे भाइयों इस बात को कि जिन मुसलमानों ने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का, जिसको इतनी इज्जत दिलाई है, उस मुख्यमंत्री ने आपके लिए क्या काम किया है, कितनी लड़ाई आपकी लड़ी है। जितना भी उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर थे, एमपी, एमएलए, यहाँ के जितने भी इज्जतदार थे, याद रखो वो लोग या तो जेलों के अंदर हैं या फिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। वो सब जो है ना जेलों की सलाखों के अंदर पड़े हुए हैं। मुझे बताइए तो सही कि उस लीडर का हम करें क्या, कि जिस लीडर के दिल में आपकी कोई अहमियत ना हो, कोई कदर ना हो। अगर आप
आपके समाज का कोई आदमी उनके स्टेज पर जाकर चढ़ जाए तो आपको धक्के मार करके नीचे फेंक दिया जाता है, आपको जलील कर दिया। आपकी औकात ही क्या है कि आप यहाँ स्टेज पर आ रहे हैं? मुसलमानों याद रखो, हमारी तादाद उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुल्क में 20% से भी कहीं ज्यादा है, मगर जब भी कोई ओहदे का मतलब आता है तो उस पर समझौता करने के लिए ये तो अखिलेश जी करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, जैन साहब करते हैं या और दूसरे लोग करते हैं। हमारा क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मुसलमान कहाँ जाएगा? इसको कितने ओहदे मिलेंगे? इसको कितनी नौकरियां मिलेंगी? इस काम को कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी आवाज को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ दहशत में लाना चाहते हैं, आपको खौफजदा करना चाहते हैं ताकि आप इस लायक ही न रहे कि अपने बारे में बात ही कर सके। और ये लीडर जो आपका सौदा करके आपकी वोट लेकर के हमेशा इनकी झोली में डालते रहे, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं कि आपके मुतालिक बात कर सके, जाकर उनसे सीना ठोक करके हमारे मुसलमानों को क्या मिलेगा, कभी नहीं बात कर सकते। वजह उसकी यह है, इनको खुद खौफ है इस बात का कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 टिकट तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हमने सवाल कर लिया, ये बात हमने मुसलमानों की इनके सामने रख दी, हमारा भी टिकट न कट जाए। इनको अपने टिकटों के कटने का अंदेशा है, डर है, खौफ है। इनको आपकी लड़ाई लड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे लीडरों का क्या कर सकते हैं आप? इस वक्त में पूरे मुल्क में मुसलमानों के लिए खासतौर से CAA को लागू कर दिया गया है। आप बताइए तो सही कि समाजवादी के कितने लीडरों ने आपके लिए आवाज उठाई है? खुद हमारे ये लीडर साहब हमें एक मर्तबा एक स्पीच दिखा दे कि इन्होंने अपनी लड़ाई के लिए या अपने हक के लिए मुसलमानों को इज्जत दिलाने के लिए कोई एक स्पीच दी हो। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि ऊपर से पार्टी की तरफ से दबाव होता है कि एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं है, अगर बोलेंगे तो टिकट कट जाएगा, अगर बोलेंगे तो खत्म कर दिए जाओगे। बहुत सारे इनके पास में, आप समझे तो सही, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या 2 ही लोग जो है टिकट के दावेदार हो सकते हैं? मुसलमान क्या इतनी % में? आप जो है खुद 7-8% में होकर के आपके घराने को 8-10 टिकट चाहिए, 8-10। किसके बलबूते पर? मुसलमानों के बलबूते पर। और मुसलमान कहाँ है? मुसलमान आपके जो है आपकी जूतियां उठाने के लिए बाकी रह गया है, आपको अपने सरों पर बिठाने के लिए काफी रह गया है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर ये आपको इतनी इज्जत दे रहा है, आपका अपने सर पर उठा रहा है, कम से कम कुछ तो इसको रखिए, कहीं तक तो इसको लाइए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और मैं साफ कहता हूं इस बात को कि यहां तक पहुंचने में उनका इतना बड़ा रोल नहीं जितना हमारे लीडरों का रोल है। हमें चाहिए इस वक्त में कि अपनी आवाज उठाएं और इसी के साथ साथ मुल्क में जितने भी दबे कुचले लोग हैं, किसी भी समाज से हो, किसी बिरादरी से हो, किसी इलाके से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग इन तमाम लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज नहीं बल्कि 2009 से पूरे मुल्क में तमाम लोगों की आवाज उठाने का काम कर रही है। इसलिए इस वक्त में खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अगर आप आज लड़ाई लड़ेंगे तो आपको अपना हक मिलकर रहेगा, और अगर आप खामोशी जताएंगे, आप इसी दहशत में रहेंगे कि हमारा भी टिकट काट दिया जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम आपको सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं, आज ये प्लेटफार्म आज आपका बना है। आपने देखा हो मायावती जी हमारी कल तक साइकिल पर जो है वर्करी करा करती थी, लेकिन आज वही मायावती मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा बन रही है। इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने जिद्दोजहद की है। मुसलमान बेचारा जो है ये नहीं सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए जो बाकी रहे सहे हैं कहीं वो भी ना कट जाए। अब आपके लिए प्लेटफार्म आ चुका है, हम तमाम लोगों को मेरे भाइयों लेकर के साथ चलेंगे, पूरे मुल्क में मोहब्बत, प्यार, अमन, शांति का पैगाम दे करके चलेंगे और तमाम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे SDPI के लोग इंशाअल्लाह। तो मैं अपनी बात को इन्हीं बातों पर खत्म करता हूं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे पास SDPI के अलावा और कोई हल नहीं है, इतना आप अच्छी तरह से समझ कर चलें। आप लोग आगे होंगे तो इंशाअल्लाह सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, वरना तो आप जो है अपना भी हक नहीं ले सकते। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सरवर जो SDPI से प्रदेश महासचिव साहब हैं, उनसे दावत देना चाह रहा हूं कि वो आए और अपने ज़ारात का ख्याल फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे वाइस प्रेसिडेंट मुईद हाशमी साहब और हमारे कैंडिडेट मौलाना जाहिद साहब, सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो है आप लोगों ने देखा हमारे एमपी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि मौलानाओं को आज से पहले आ जाना चाहिए था लाइन में। आज इतने लेट होके गंदी इतनी सियासत हो गई है, इतनी गंदी सियासत हो गई है कि इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। अगर आज ये अब से पहले खड़े हो जाते तो आज ऐसी हालत ना हुई थी। तो हमारी पार्टी का नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी। भूख जो है, भूख किसी भी चीज की हो, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। भूख जो है सिर्फ अगर रोटी से पेट भरता उससे काम चल जाता तो फिर कुछ ना होता। भूख जो है मकान की हो, पढ़ाई की हो, एजुकेशन की हो, अलग अलग कारोबार की भूख हो, किसी भी लाइन की भूख हो, अगर हम भूख को समझकर हर काम पर ध्यान देंगे। शाहरुख खान की अभी वो मूवी आई थी, आप जानते हो, उसका वोट का था ना मामला, वोट का, कि वोट पूछो जो आपके पास आता है पूछने के लिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, शिक्षा में क्या करेंगे, मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, मेरे लिए मेरी मेडिसिन के लिए क्या करेंगे, हर चीज के बारे में। आज स्वास्थ्य की हालत देख लो क्या है। हर चीज के बारे में अगर आप सवाल सिर्फ नाली और खड़ंचे बनाने के लिए नहीं होते, एमपी और विधायक जो कानून पार्लियामेंट में पास होते हैं उन सब के लिए होते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को जो आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, आपको पूछना चाहिए, सबको पूछना चाहिए कि हमारे लिए बोलिए आप क्या करेंगे, हमारे आने वाली नस्लों के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे। क्या पूछेंगे नहीं? अगर नहीं पूछेंगे गुलामी की जिंदगी जीतेंगे। नहीं तो लगभग 30 से 50 साल हो गए आज तक करते करते आज ये हालत में चले गए हम लोग। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए, ना ज्यादा चीजों पे जाते हुए, बातें तो बहुत सारी हो चुकी है, रमजान का महीना चल रहा है आप लोगों के सामने, आगे बात को ना बढ़ाते हुए आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है और हमारे कैंडिडेट भी आपके बीच में आए हैं। आप इन सब के लिए दुआ भी करें, नोट भी, वोट भी, हर चीज का सहयोग दें। अस्सलाम वालेकुम। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बाहर से और दूर दराज से मेहमान आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा कर